जय हिंद, जय सनातन। नमस्ते भाई और बहनों। हम आज तक ये मानते आए हुए कि हमारा भारत देश पहले से बहुत गरीब देश था। हमारे यहाँ बहुत सारी रूढ़ी परंपरा चली आ रही है। हमारे लोग ज्ञान नहीं था, कपड़े पहनने का ज्ञान नहीं था, वगैरह वगैरह। बहुत सी ऐसी बातें कि जो हम आज भी ये नहीं जानते कि सच्चाई क्या है। तो सच्चाई धर्मपाल जैन जी, जो उत्तराखंड के रहने वाले, इन्होंने अपने कार्यकाल में 8 वर्ष की आयु से वो महात्मा गांधी जी के साथ में थे। उन्होंने अपने कार्यकाल में ब्रिटेन में जाके फ्रांस, पुर्तगाल, जर्मनी ऐसी जगह जाकर जो विदेशियों ने दस्तावेज बनाकर लेके गए यहाँ से, उन दस्तावेजों का एक रिपोर्ट तैयार किया है। और उस रिपोर्ट के आधार पर अंग्रेज भारत आने से पहले का भारत, अंग्रेज आने के पहले का भारत और उसके साथ में द ब्यूटीफुल ट्री, ऐसी 2 किताबें उन्होंने अपने जीवन काल में लिखी है। तो ब्रिटिश जो संग्रहालय है, वहाँ पर लाखों दस्तावेज अंग्रेजों के ज़माने में रखे हुए, पुर्तगाल में भी रखे हुए, फ्रांस में भी रखे हुए, और उन दस्तावेजों का उन्होंने आधार बना के उसकी कुछ कॉपीज निकाल कर एक किताब बनाई हुई। तो सबसे पहले अपने हिंदुस्तान में, भारत में, यूरोप से आए थे पुर्तगाल, जो कि 1498 में, ईस्वी सन 1498 में उन्होंने भारत में कदम रखा। और इसी दौरान उन्होंने गोवा राज्य में अपना साम्राज्य प्रस्थापित किया। और उसके चलते यूरोप में से फ्रांस वाले आ गए, स्विट्जरलैंड वाले आ गए, उसके बाद में जर्मनी वाले आ गए, बहुत सारे आ गए। उसके साथ में ब्रिटिश भी आ गए। ब्रिटेन से अंग्रेज भी भारत आ गए। अंग्रेज तकरीबन 1600 के आसपास अंग्रेजों ने भारत में पहला कदम रखा। अलग अलग बंदरों के जरिए मुंबई, मद्रास, कलकत्ता, उसके बाद में कालीकत, ऐसी जगहों पे अंग्रेज़ों ने अपना बोरिया बिस्तर रखना चालू कर दिया। और हर एक ने अपना अपना रिपोर्ट बनाकर ब्रिटिशों को भेजा कि वह भारत के अंदर इस तरह की रीति रिवाज है। तो वहाँ से शुरू हो जाता है 1605 के दशक से कि हर एक ने अपनी अपनी रिपोर्ट अपने अपने हिसाब से लिख कर भेजी है। तो सबसे पहले वर्ण व्यवस्था का उल्लेख वहाँ किया गया है कि भारत के अंदर वर्ण व्यवस्था है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये चारों वर्ण एक ही जगह पढ़ते हैं। उस जगह का नाम है गुरुकुल। और अंग्रेजों के आने से पहले भारत में
15,000 ગુરુકુલ સિસ્ટમ थी અને विश्वविद्यालय 15,000 थे और गली कूचे में गुरुकुल तो हर गांव में थे, पर 15,000 विश्वविद्यालय थे, जैसे नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला। ये आज सिर्फ अपने लोगों को 3 विश्वविद्यालय पता है। उस ज़माने में 15,000 विश्वविद्यालय थे। हर विश्वविद्यालय का एक अलग पहलू था। एक विश्वविद्यालय अमरावती का, वहाँ धातु विज्ञान सिखाया जाता था, धातु कैसे पिघलाते हैं, लोहा कैसे बनाते हैं। उसके बाद कांगड़ा विश्वविद्यालय, जहाँ सर्जरी कैसी की जाती है, एक प्राणी का शरीर का हिस्सा निकाल के दूसरे प्राणी को कैसे लगाया जाता है, वो शस्त्रक्रिया वहाँ बताई गई है कांगड़ा विश्वविद्यालय में। नालंदा विश्वविद्यालय में गणित, खगोल, इतिहास, शास्त्र, वेद, पुराण, इनका ज्ञान दिया जाता था। उसी तरह विक्रमशिला में चारों वेदों का ज्ञान दिया जाता था। तक्षशिला में भी इसी तरह का ज्ञान दिया जाता था। हर एक विश्वविद्यालय अपने अपने प्रमुख विषयों में प्रसिद्ध था। कहीं लोहा कैसे पिघलाते, कहीं कोई विश्वविद्यालय में सोना कैसे पिघलाते, उसके कैसे आभूषण बनाते, वो किस काम के लिए आता है, मोहरा कैसी बनत, यानी अलग अलग मूर्तियाँ कैसी बनाते, पित्तल की मूर्ति कैसी बनाते, स्वर्ण की मूर्ति कैसी बनाते, ये सब विज्ञान हमारे विश्वविद्यालय और गुरुकुलों के माध्यम से हमारे यहाँ चातुर्वर्णों को बताया गया था। परंतु जब अंग्रेजों ने यह अध्ययन किया कि एक चोटी वाला 100 लोगों को समझाता है और उसकी सब बात मानते हैं, यानी एक ब्राह्मण 100 लोगों को समझाता है, 1000 लोगों को समझाता है। उन्होंने देखा कि प्रयागराज, नासिक, यहाँ जो भी कुंभ मेला हुआ है उस पीरियड में, अंग्रेजों के ज़माने में, तो एक ब्राह्मण सबको उंगली पे पंचांग बताता है, ग्रहण कब है, कुंभ मेला कब है, कौन सी तिथि को कौन सा वार है, कौन से वार को कौन सी तिथि है, कौन से महीने में कौन सा महीना आने वाला है, कौन से नक्षत्र में क्या चीज़ करनी चाहिए, पितृपक्ष कब चालू होता है, ये सब एक चोटी वाला समझाता है। ये देखकर उनका दिमाग घूम गया और उन्होंने इसी बात का फ़ायदा उठाकर कुछ ब्राह्मण लोगों को अपने इशारों पे चलने के लिए मजबूर किया। जैसे मुगल काल में झिंझिया कर लागू करने के लिए पैसा, साम, दाम, दंड, भेद का इस्तेमाल करके मुगल सत्ताओं ने ब्राह्मण लोगों को गुमराह किया, उन पे दबाव लाया। उसी तरह अंग्रेजों ने भी इसी शिक्षा का फ़ायदा देखकर जो कर्मकांड करने वाले थे, जो पैसों के लालची थे, ऐसे कुछ ब्राह्मणों को अपने साथ मिला लिया और इसी फ़ायदा उठाकर उन्होंने बहुत सारी बातें हिंदू ग्रंथ में चेंज किए। जैसे कि ब्रह्मवैवर्त पुराण, जो कि 15वीं शताब्दी में छपाया गया है, लिखाया गया है, और गोवा में 1556 में पहली बार हिंदू ग्रंथ का छपाई होकर हिंदू ग्रंथ बाहर आए, और उसी दौरान कई हिंदू ग्रंथों में बिला वजह उन्हें विकृत करके उनकी छपाई की गई है, ना कोई कारण होते हुए भी। और उसी में 106 खंड में अध्याय 61, 62, 63, यह जो अध्याय है इसमें श्री कृष्ण परमात्मा की विवाह का वर्णन हुआ है।
उसी वर्णन में ये बताया गया है कि भीमक राजा ने कृष्ण विवाह के समय 1 लाख गाय, 1 लाख कछुए, 1 लाख शशी यानी खरगोश। अब ये शब्द उसमें है, मैं मेरे दिल से नहीं बता रहा हूँ, ब्रह्म वैवर्त पुराण में जो छपाया गया है 15वीं शताब्दी के बाद, उसका वर्णन कर रहा हूँ। 1 लाख नीलगाय, ऐसा उन्होंने बताया है उस ग्रंथ में। दावत में, दावत ये शब्द हिंदू संस्कृति में नहीं है। उसमें क्या बताया है, दावत में भीमक राजा ने कृष्ण की शादी में, कृष्ण की शादी भीमक राजा के घर नहीं हुई, उसके राज्य में नहीं हुई, पर उस ग्रंथ में वहाँ उल्लेख बताया है कि ये भीमक राजा के राज्य में हुई है। हालांकि श्री कृष्ण परमात्मा की और रुक्मिणी माता की शादी, विवाह, ये कहाँ हुआ है, गुजरात में। उस गुजरात में उनकी शादी हुई है माधवपुर नाम के गांव में। और ये वर्णन जहाँ बहुत सारे ग्रंथों में है, पर ब्रह्मवैवर्त पुराण में इसको विकृत करके बताया गया है। ऐसी स्थिति में हिंदू समाज अपने हिंदू ग्रंथ के खिलाफ हो जाए, इसके लिए ऐसा झूठा प्रचार उस ग्रंथ के अंदर किया गया है। और ऐसे कई ग्रंथ हैं जिनके अंदर ऐसी विकृतपना लाकर वो ग्रंथों का निर्माण किया गया है। तो 1600 से लेकर 1816 तक ऐसे रिपोर्ट गए, और पूरे रिपोर्ट की तफ्तीश करने के लिए ये सही है या गलत है, वहाँ गुरुकुल पद्धत है, विश्वविद्यालय कितने हैं, 13,000 सुवर्ण मंदिर है भारत के अंदर। दुनिया में कहीं भी कोई गिरजाघर, कोई चर्च सोने का नहीं है, कोई मस्जिद सोने की नहीं है। सिर्फ भारत के अंदर उस समय, मुगल काल के समय, यानी मध्ययुगीन काल, 15 ईस्वी सन जो था, वास्को दी गामा जब भारत आया था गोवा में, जब मध्ययुगीन काल था, और उस समय 13,000 सुवर्ण मंदिर जब थे। तो ये सही है या गलत, इसकी जांच करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने मैकोले नाम का ब्रिटिश अधिकारी इसको भारत भेजा। ये मैकोले इतना, उसको क्या कहते, हरामी था। अपने भारत के हिसाब से वो हरामी था, उनके हिसाब से वो बुद्धिमान हो, चतुर हो, जो भी है, अपने हिसाब से वो हरामी था, नालायक था। उसने यहाँ से रिपोर्ट तो लेके गया सही कि भाई यहाँ 15,000 विश्वविद्यालय है, हर गली कुचे में गुरुकुल पद्धति है, 4 वर्ण एक जगह पढ़ते हैं, चारों वर्णों को पढ़ाया जाता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, चारों वर्गों को एक साथ पढ़ाया जाता है। शूद्रों को कोई समारोह हो तो उसको जो बुजुर्ग है उसे विशिष्ट स्थान दिया जाता है, ऐसा उसने उस रिपोर्ट में बताया है। हालांकि मैकोले अलग दिमाग से आया था। मैकोले ने पूरी रिपोर्ट यहाँ से लिख के जाने के बाद वो 1817 में भारत आया, तो 1835 तक भारत में रहा, यानी 17 साल वो भारत में घूमता रहा। हर भारत के कोने कोने की जानकारी मैकोले ने रिपोर्ट में लिखी हुई है। उसने वहाँ बताया पार्लियामेंट में, ब्रिटिश पार्लियामेंट में, कि भारत जैसा देश मैंने दुनिया में कहीं नहीं देखा।
वहाँ न भिखारी है न कोई आम आदमी है। हर दरवाजे खुले रहते, हर घर के दरवाजे खुले रहते, किसी दरवाजे को ताला नहीं है। दूसरी बात, इस देश के अंदर चारों वर्ण है, यहाँ जाति नहीं है। जाति का कोई मतलब नहीं है। विशेष हर आदमी पढ़ा लिखा है, वो बगैर सिलाए हुए कपड़े पहनते, जैसे धोती, पंचा, पगड़ी, ये उनका पोशाक है। ये बारीक सारीक पूरी की पूरी जानकारी उसने जैसी की वैसी वहाँ पहुँचा दी। यहाँ व्यवहार में कोई नोट चलती नहीं, न सिक्का चलता नहीं। यहाँ सिर्फ तोल के वस्तु विनिमय पद्धत होती है। एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु दे जाना, इसको वस्तु विनिमय पद्धत कहा जाता है। और जब भारत में मट्टी की ईंट तैयार होती थी और वो यूरोप जाके बिकती थी, मसाले तैयार होते थे, जैसे कि लौंग, इलायची, लाल मिर्च, काली मिर्च, ये सब विदेशों में जाके बिकती थी और वहाँ इसे सोने का भाव आता था। यानी ये सब मसाले वगैरह, चूना, उसके बाद फिटकड़ी, ये सब चीज़ें वहाँ जाकर बिकती थी। यहाँ तक कि भारत का प्रसिद्ध बांग्लादेश का जो आज पश्चिम बंगाल है, वहाँ का मलमल का कपड़ा भी वहाँ बिकता था। पूरे दुनिया का जो भी उत्पादन है वो 33% भारत का बिकता था और पूरे दुनिया का 45 हिस्सा बाकी देशों का बिकता था मिलकर, और अकेले भारत का 33% बिकता था। इतना मार्केट भारत का था उस ज़माने में। पर यहाँ आने के बाद मैकोले ने पूरी सिस्टम चेंज कर दी। यहाँ से जाने के बाद उसने शैक्षणिक पद्धति उसके हिसाब से बनाई। मैकोले ने शैक्षणिक पद्धति में बहुत सारा बदलाव लाया। उसके बाद पुलिस एक्ट कानून लाया। आज भी उसी अंग्रेजों का कानून अपने देश में चलता है। उसी अंग्रेजों के कानून के हिसाब से आज अपनी न्याय प्रणाली चलती है, जो कि बदलनी चाहिए थी। आईपीसी धारा, इंडियन पिनल कोड नाम से उन्होंने कानून चालू किया था, वो भी अंग्रेज़ों के ज़माने का है। वो भी बदलना ज़रूरी है। वो न्याय प्रणाली बहुत ज़रूरी है बदलना। और इसी कारण इतना ही नहीं, मैकोले ने जाते समय बहुत सारा पैसा यहाँ से लेके गया। कलकत्ता का एक गवर्नर था, पहले वो कारकुन बोल के आया था, जिसका नाम है रॉबर्ट क्लाइव। ये रॉबर्ट क्लाइव ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कारकुन बोलकर आया था यहाँ, क्लर्क बोल के। पर उसका काम देखकर ब्रिटिश सरकार ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने उसे गवर्नर बना दिया। और गवर्नर बनाने के बाद वो भारत में आया था 1744 में। कौन? रॉबर्ट क्लाइव। और इसी क्लाइव ने 900 जहाज पश्चिम बंगाल से क्या लेकर गया पता है? पूरी संपत्ति, 900 जहाज पानी के, उनके जो जहाज थे पानी के, वो 900 जहाज भरकर संपत्ति लेकर गया। कितने साल में? उसके 24 साल के करियर में। वो 67 में, रॉबर्ट क्लाइव 67 में भारत से गया, जब उसने 900 जहाज भरकर लेके गया था। और 67 के पहले एक बार गया था, जब उसने एक मंडी का कीमत
जो अपना आठवड़ी बाजार रहता है ना, वो आठवड़ी बाजार का उसने एक दिन का जो संपत्ति जमा कर कर लेकर गया था, वो एक जहाज भर कर लेकर गया था। उसने वहाँ बताया कि भारत के अंदर इतनी संपत्ति है, जब से अंग्रेजी के मुंह को ये संपत्ति और मसाले की चटक लगी हुई है। आज भी उनकी निगाहें भारत के ऊपर है। उन्होंने एग्रीमेंट करे हुआ था 99 साल का, यानी 99 वर्ष का एग्रीमेंट किया था। ये कांग्रेस जो सरकार है, ये कांग्रेस पक्ष ब्रिटिशों का स्थापन किया हुआ है। ओ ह्यूम नाम का ब्रिटिश अधिकारी है, उसने इस कांग्रेस की स्थापना की हुई है। और वो जाते समय उसने वेंकटेश बैनर्जी नाम के आदमी को अध्यक्ष बनाया। भारतीय कांग्रेस उसका अध्यक्ष वेंकटेश बैनर्जी को बनाया और फिर कहने लगे कि ये भारत की राष्ट्रीय कांग्रेस है, पर इसका मूलाधार ब्रिटेन सरकार है। 75 साल पूरे के पूरे अंग्रेजों के तलवे चाटते चाटते इन्होंने कटाए। अगर संसद में कोई बदलाव करने का होता था तो ब्रिटिश सरकार के परमिशन के बगैर ये एक पत्ता भी नहीं हिलाते थे वहाँ का। और 75 साल के बाद जब भाजपा की सरकार आई तो आशा थी कि कुछ तो भी नया होगा, जो विदेश में गया पैसा वापस आ जाएगा, कुछ तो भी अपना पुराना वैभव आ जाएगा, जो कि विश्वविद्यालय चालू हो जाएंगे फिर से पुराने। आज सिर्फ एक विश्वविद्यालय चालू हो गया, उसका नाम है नालंदा विश्वविद्यालय। मैं तो चाहता हूँ कि हर राज्य के अंदर विश्वविद्यालय होना चाहिए। जैसे बनारस विश्वविद्यालय है, विक्रमशिला है, तक्षशिला है, नालंदा है। ऐसे पुराने जो भी है दक्षिण भारत के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, वो पूरे के पूरे विश्वविद्यालय जो भी 15,000 लिस्ट है उसमें से कम आधे विश्वविद्यालय फिर से एक बार चालू हो जाना चाहिए। और जो काला पैसा बाहर पड़ा हुआ है स्विस बैंक में, जैसे वीरिया घोटाला हो गया था पीवी नरसिंह राव के समय, उसका पैसा स्विस बैंक में जाने के बाद भी वापस आ गया था। उसी तरह एक बार न्याय प्रणाली ने आदेश देकर ये काला पैसा वापस लाना चाहिए। जिस तरह बराक ओबामा में अमेरिका का पैसा वापस लेकर गए हैं स्विस बैंक से, उसी तरह नरेंद्र मोदी ने जो अपना वादा किया है कि मैं काला पैसा वापस लेके आऊँगा, उन्होंने वो काला पैसा जरूर वापस लाना चाहिए, ताकि जो कि आज के ज़माने में अब्जों रुपए में या खरबों रुपए में उसकी गिनती होती है। अकेले मोहसिन अली नाम के एक आदमी के नाम पर पुणे के अरबों रुपए स्विस बैंक में पड़े हुए। ऐसे 80,000 लोग हैं। एक एक अरब रुपए बोले तो भी 80,000 लोगों के कितने पैसे होते हैं, आप कैलकुलेशन करो और गणित लगा के मोदी जी को भेजो कि ये पैसा वापस आना चाहिए, ताकि ये महंगाई खत्म हो सके। ये जो सोने का भाव, चांदी का भाव बढ़ गया है, ये भी कम हो जाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो जो इनकम टैक्स है, सेल टैक्स है, आज ही मुझे पर्ची आई है महानगर पालिका की, उसके अंदर वृक्ष कर भी है। तुम घर के सामने झाड़ लगाओ मत लगाओ, तुम्हारे को वो कर देना पड़ेगा। स्वच्छता कर, तुम स्वच्छता करो
ना करो, महानगर पालिका आओ ना आओ, फिर भी तुम्हारे से वो स्वच्छता कर। चलो, कई दिनों से नाली वाले आए भी नहीं नाली सफाई को, फिर भी कर चालू है ना। माफ तो होने वाला नहीं, पर कम तो हो सकता है ना। हम ये नहीं चाहते कि माफ होना चाहिए, तो कम तो हो सकता है ना, तो इसमें कम करना चाहिए। महानगर पालिका ने रोड पे झाड़ा नहीं लगाया, फिर भी उन्होंने कर लेना चालू कर दिया। आज ही पर्ची आई है महापालिका की, देख लो, तुम पढ़ लो। फिर भी नल पट्टी आना बाकी है। 15 दिन में 10 दिन में पानी आता है। 2700 रुपये नल पट्टी, उन्होंने वो नल पट्टी दी ही नहीं। उनको बताए अगर ये देंगे तो ये सीधा यूट्यूब पे बताएंगे कि ये देखो पर्ची। वो लाना भूल गया मैं, नहीं तो जरूर बता देता था। ठीक है, मैंने नहीं बताया, कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारे पास है, तुम आजमा कर देखो। उसमें वृक्ष कर लगाया, स्वच्छता कर लगाया, फलाना कर लगाया, रोड टैक्स लगाया, जो भी है, पता तो चलेगा ना तुमको। कितने बार महापालिका के लोग नाले साफ करने को आए, स्वच्छता कर लिया कि नहीं। रोड झाड़ने को आते क्या, फिर भी स्वच्छता कर लिया कि नहीं। देखो, जब तक तुम जागरूक नहीं होगे ये सही होने वाला नहीं। इसलिए मैं हमेशा बार बार बोलता हूँ, अंग्रेजों ने लूटा है, मुगलों ने लूटा है, अब ये भारत सरकार के लोग भी लूट रहे। 75 साल उन्होंने लूटा, कांग्रेस के ब्रिटिश के पिद्दू ने, और ब्रिटिशों का पिद्दू है कांग्रेस। तुम चेक करो, NO ह्यूम नाम के आदमी सबसे पहला अध्यक्ष था, फिर जाते जाते उसने बैनर्जी को अध्यक्ष बनाया। चेक करो, तुम पढ़ेंगे नहीं, देखेंगे नहीं, तो तुमको कैसे पता चलेगा। तो इसीलिए मैं कहता हूँ, जागो जनता जागो, जागो सरकार जागो। तुम जब तक जागोगे नहीं, तुम समझेंगे नहीं, तुम इतिहास नहीं पढ़ोगे, तुम्हें ये पता नहीं चलेगा। ये जरूरी है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि इतिहास के बिखरे हुए पन्ने हैं, उन्हें समेटने का काम मैं कर रहा हूँ, और इसे प्रस्तुत कर रहे हैं विश्वम ज्वेलर्स के थ्रू से। विश्वम ज्वेलर्स प्रस्तुत इतिहास की बिखरी हुई पन्ने जो हम समेट रहे हैं। आप जरा इतिहास के पन्ने को समेटने के बाद एक बार चेक करो कि सही है या गलत। एक रॉबर्ट क्लाइव जैसे आदमी ने 900 जहाज अगर लेके गया है, तो आजमा कर देखो, 84 गवर्नर भारत के अंदर थे। कितने? 84। कैलकुलेशन करो कितना पैसा ब्रिटिश भारत से लेकर गए। और उसके पहले मुगलों ने अपने भारत से एक लुटेरा आया था, जिसने अरबस्तान से उसके ऊंट, घोड़े, खच्चर, ये सब लगाने के बाद भी उसको वो कम गिर गए थे। इतना सोना चांदी भारत से लेकर गया था, और हर एक ने लूट की। जो भी आया, मोहम्मद घोरी आया, मोहम्मद गजनी आया, अब्दाली आया, जो भी आया, जिसने भी भारत पर कदम रखा, उसने हर एक ने लूट की। उसके बाद ये तो बहुत सारा पैसा भारत से लेकर गए। जिन्होंने भी भारत से पैसा लेकर गए, आज उनका परिवार कटोरा लेके घूम रहा है, और भारत आज भी फिर से एक बार सोने की चिड़िया, जैसी की वैसी।
इसीलिए मैं मोदी जी से कहता हूँ कि वो स्विस बैंक में पड़ा हुआ काला धन जल्द से जल्द लेकर आओ, ताकि तुम्हारा भी वादा पूरा हो जाएगा और जनता का दिल भी सुकून से भर जाएगा कि मोदी ने बात कही थी काला पैसा लाने की, मोदी ने सच कर दिखाया, जैसे बराक ओबामा ने करके दिखाया है। और एक बार फिर से भारत सोने की चिड़िया बन जाएगा। वैसे तो वो है ही। मैं हर एक से वादा करता हूँ, अगर गवर्नमेंट ने मुझे चांस दिया तो गरीबी हटाने का पूरा प्रयास करूँगा। हर एक को नौकरी देने का चैलेंज करता हूँ, कोई बेकार नहीं रहेगा। वो चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, गवर्नमेंट सेक्टर हो, जो भी हो। उसके लिए या तो मुख्यमंत्री से बात करना पड़ेगी, या तो गृह मंत्री से, या तो सीधा सीधा मोदी जी से। क्योंकि ज़्यादा क्या बोलते, खाएंगे तो पेट दुखना चालू हो जाएगा, ऐसी बात है। मैं पूरा अगर मोबाइल पे बता दूं तो राज राज रहता है ना, पूरा राज तो नहीं बता सकता। तो इसलिए मैं निवेदन करता हूँ कि जल्दी से जल्दी वो काला पैसा आ जाए, और बाकी का डिटेल्स जो भी है, गवर्नमेंट सर्वेंट हो या बेकारी कम हो, उसके लिए कैसे फ़ायदे किए जा सकते हैं, महंगाई कैसी कम किए जा सकती है, वो पूरा मैं बाद में बता सकता हूँ। इस और इसके साथ ही जय हिंद, जय सनातन, धन्यवाद।